तुझे डबल डबल काम करने में मेहनत लगती है ना, तो तू सब्जी बनाते वक्त अपने लिए सूखी सब्जी पहले ही निकाल लिया कर और बची हुई सब्जी में थोड़ा सा पानी मिला दिया कर, जिससे तरी वाली सब्जी बन जाएगी वो। ठीक है माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अब आपको रोज तरी वाली सब्जी बना के खिलाऊंगी। बहू, ये क्या बना दिया है तूने? ऐसा लग रहा है जैसे सूखी सब्जी में ठंडा पानी मिला दिया है। अरे इससे अच्छा तो तू मुझे सूखी सब्जी ही ला कर दे दे खाने के लिए। इसे ले जा यहाँ से। आज के बाद तू कभी तरी वाली सब्जी मत बनाइयो। जब से प्रिया शादी करके अपने ससुराल आई थी, तब से प्रिया और उसकी सास में बस एक ही बात को लेकर युद्ध होता था, और वो थी तरी वाली सब्जी। प्रिया ने अपने पूरे घर की जिम्मेदारी को तो अच्छे से संभाल लिया था। ऐसी एक सुबह प्रिया जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी में लगी होती है। तभी उसकी सास बबीता आती है और उससे कहती है, बहू, कौन सी सब्जी बना रही है आज? माँ जी, मैं गोभी की सब्जी बना रही हूँ। अरुण को गोभी की सब्जी बहुत पसंद है, इसलिए आज बिल्कुल ऐसी सब्जी बनाऊंगी जैसी उनको पसंद है। अरे तू कैसी भी सब्जी बना ले, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बस तू तरी वाली सब्जी बनाना मत भूलना। मैं देख रही हूँ कि कई दिनों से तू सूखी सूखी सब्जी बना रही है। तुझे पता है ना, सूखी सब्जी खाने से मेरे गले में सब्जी जाकर फंस जाती है। क्या ऐसी बातें कर रही हो माँ जी? ये सब्जी है, कोई हड्डी नहीं है जो गले में फंस जाएगी। और हाँ, मुझे सूखी सब्जी बहुत पसंद है, इसलिए मैं सूखी सब्जी ही बनाऊंगी। तरी वाली सब्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, और तरी के चक्कर में तो पूरी सब्जी खराब हो जाती है। अरे तो अपने लिए सूखी सब्जी बना ले और मेरे लिए तरी वाली। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि अब दो दो सब्जियां बनाऊं? मेरे पास और भी काम है माँ जी, झाड़ू पोछा बर्तन हर चीज करने होते हैं। अरे तो झाड़ू पोछा मैं कर देती हूँ, लेकिन तू मेरे लिए तरी वाली सब्जी बना दे। बस बस माँ जी, झाड़ू पोछा करके दुनिया को क्या ही दिखाना चाहती हैं आप कि मैं आपसे घर में कामकाज करवाती हूँ? कल को आप अपने रिश्तेदारों के साथ मिलके मुझे ही ताने देने लग जाओगे। रहने तो मैं खुद कर लूंगी सारा काम, मैं आपके लिए तरी वाली सब्जी बनाने वाली नहीं हूँ। अरे भाई, अभी भी इस घर की मालकिन हूँ मैं। इस घर में जो भी कुछ होता है वो मेरे हिसाब से ही होता है। माँ जी, अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि मुझे तरी वाली सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं तरी वाली सब्जी बना ही नहीं रही हूँ। बेकार में मुझसे सब्जी खराब हो जाएगी, फिर आपको गुस्सा आएगा, इसलिए चुपचाप जो बन रहा है वो खा लो। बेचारी सास मुंह बनाकर वापस चली जाती है। ऐसे ही कई बार बबीता अपनी बहू से तरी वाली सब्जी बनाने को कहती, पर बहू टस से मस होने का नाम नहीं लेती थी। ऐसी एक रात बबीता अपने बेटे अरुण के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। सूखी सब्जी देखकर बबीता का मुंह बन जाता है और वो अपने बेटे से कहती है, काश कि मैंने अपने बेटे को प्रेम विवाह करने की अनुमति न दी होती। अगर आज मैं अपने पसंद से इस घर में बहू लेकर आती तो शायद आज मुझे तरी वाली सब्जी खाने को मिल रही होती। अरे माँ, क्या हो गया आपको? क्यों बेकार में बकबक किए जा रही हो? कुछ बात है तो बताओ। हाँ बेटा, अब तो तेरी माँ बकबक करती है। जब बेटा ही अपना नहीं रहा तो बहू से क्या ही उम्मीद रखे कि वह मुझे तरी वाली सब्जी बनाकर खिला देगी। अरे बात क्या है ये तो बताओ। अरे तेरी बीवी को तो बोल बोल कर थक गई मैं कि बहू मुझे तरी वाली सब्जी बनाकर खिला दे, लेकिन वह है कि सुनने को तैयार ही नहीं होती। अरे एक बहू का फर्ज होता है अपनी सास को और अपने पूरे ससुराल वालों को खुश करने का, लेकिन तेरी बीवी तो एक नंबर की ढीठ औरत है। कितना भी बोल लो पर वह करती अपनी मन की ही है। तभी प्रिया वहाँ पर आ जाती है और प्रिया अपनी सास को गुस्से में बोलने लगती है, हाँ हाँ माँ जी, और कान भर लो आप मेरे पति के। अरे मेरा नाम प्रिया है, प्रिया। मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ, किसी के इशारों पे नाचने वाली नागिन नहीं हूँ। आपको क्या लगता है आप अरुण से मेरी शिकायत कर दोगी तो मैं आपके लिए तरी वाली सब्जी बना दूंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ हाँ, तू तो कहीं की झांसी की रानी है ना, तू क्यों डरेगी भाई? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो लव मैरिज करने का नतीजा है। इस गधे को कितनी बार मैंने समझाया था कि गांव की सीधी सादी लड़की लेकर आएंगे अपने घर में, पर इनको तो एक थी डायन से प्यार हो गया। अरे माँ, इस घर में चैन से खाना तो नसीब हो नहीं सकता मुझे। जब देखो तब आप लोग लड़ने लग जाते हो। मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है आप लोगों को देख देख कर। हाँ हाँ, तुम तो रहने ही दो, क्योंकि तुम्हारे बस की तो कुछ भी नहीं है। कम से कम सही गलत देख कर तो अपनी राय रखा करो। मुझे तुम दोनों के मामले में पढ़ने का शौक नहीं है, क्योंकि तुम लोगों का जो हमेशा मुद्दा होता है ना, वो हमेशा बिना सर पैर का होता है। इसलिए जो करना है करो। उन दोनों की लड़ाई से परेशान होकर अरुण वहाँ से चला जाता है, लेकिन दोनों की लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लड़ते लड़ते रात के 12 बज जाते हैं और आखिरकार दोनों सास बहू अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसे एक दिन अचानक प्रिया की माँ जानकी उनके घर आती है। बबीता जानकी को देखकर बोलती है, अरे अरे समधन जी, अचानक से कैसे आना हुआ?
कुछ नहीं बहन जी, बस प्रिया की याद आ रही थी, इसलिए सोचा अपनी बेटी से मिल लूं जाकर। अब प्रिया में भी याद करने जैसा कुछ है क्या? मेरा मतलब है आज तक कोई भी एक काम उसने ऐसा किया है जिससे कोई उसे याद करे? सारे काम खराब करती है आपकी बिटिया। वैसे बहन जी किसके ऊपर गई है आपकी बेटी? आपके ऊपर या फिर अपने पापा के ऊपर गई है? जब तक हमारे पास थी तो हमारी बिटिया सारे काम करती थी। लगता है ससुराल आके आदत ही खराब हो गई है इसकी, सारे काम बेकार ही कर रही है। अब समझ नहीं आ रहा कि असर किसका पड़ा है, पति का या सास का। तभी वहाँ पर प्रिया जाती है और प्रिया अपनी माँ को गले से लगा लेती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी जानकी अपनी बेटी से कहती है, अरे प्रिया बेटा, क्या तूने सूखी सब्जी बना रखी है? तुझे पता है ना मुझे तरी वाली सब्जी पसंद है। जा जल्दी जा, तरी वाली सब्जी बना दे। अब क्या था, प्रिया अपनी माँ को तो मना नहीं कर सकती थी, इसलिए अपनी माँ के कहने पर वो रसोई में जाती है और माँ के लिए तरी वाली सब्जी बना कर लाती है। सब्जी की खुशबू भी काफी अच्छी आ रही थी। ये देखकर बबीता का मुंह बन रहा था। अरे क्या बात है बहन जी, सड़े से कद्दू जैसा मुंह बना के बैठी हो आप भी खा लो ना। हाँ बहन जी, पहली बार मेरे घर में तरी वाली सब्जी बनी है, अब तो खाना ही पड़ेगा। बबीता जानकी के सामने अपनी बहू से कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद जानकी वहाँ से चली जाती है। तब बबीता अपनी बहू प्रिया से कहती है, क्या बात है प्रिया बहू, तू तो कहती थी कि तुझे तरी वाली सब्जी बनानी ही नहीं आती और अपनी माँ के लिए तो तूने तुरंत तरी वाली सब्जी बनाकर तैयार कर दी। तू तो अपनी माँ और सास में भेदभाव कर रही है। माँ जी आपको पता है तरी वाली सब्जी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बनाने के लिए तो मैं बना दूं, पर सब्जी खाने के बाद आपके मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा और मैं वो नहीं चाहती। अरे भाई, तरी वाली सब्जी बनाना कोई पहाड़ तोड़ने जितना काम थोड़ी ना है। तू एक काम कर, तुझे डबल काम करने में मेहनत लगती है ना, तो तू सब्जी बनाते वक्त अपने लिए सूखी सब्जी पहले ही निकाल लिया कर और बची हुई सब्जी में थोड़ा सा पानी मिला दिया कर, जिससे तरी वाली सब्जी बन जाएगी वो। ठीक है माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अब आपको रोज तरी वाली सब्जी बना के खिलाऊंगी। ऐसे ही अब अगले दिन से प्रिया अपने लिए सूखी सब्जी बनाकर अलग कर देती है और अपनी सास की सब्जी में बिना पकाई हुए ग्लास पानी डालकर उसे गीला कर देती है और उसकी तरी बना देती है। जैसे ही सास तरी वाली सब्जी देखती है तो वो बहुत खुश होती है। अरे वाह, आज सूरज कहाँ से निकला है? मेरी बहू ने तो मेरे लिए तरी वाली सब्जी बनाई है, जरा खाकर तो देखूं आखिर बनी कैसी है। तरी वाली सब्जी खाकर बबीता का मुंह फिर से बन जाता है और वो मुंह लटकाकर अपनी बहू से कहती है, बहू ये क्या बना दिया है तूने? ऐसा लग रहा है जैसे सूखी सब्जी में ठंडा पानी मिला दिया है। अरे इससे अच्छा तो तू मुझे सूखी सब्जी ही लाकर दे दे खाने के लिए। इसे ले जा यहाँ से, आज के बाद तू कभी तरी वाली सब्जी मत बनाइयो। अच्छी बात है, अब आपको समझ में आ ही गया कि मुझे समझाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए आप खुद को ही समझा लो, ज्यादा बेहतर होगा वो आपके लिए। हाँ सही कह रही है तू। सास अपनी बहू को तो सीधा नहीं कर पाती, इसलिए वो खुद ही सीधी हो जाती है। जानकी सुबह सुबह अपने पति किशोर पर चिल्ला रही होती है, तभी वहाँ काजल का चाय लेकर आना होता है। अरे माँ जी, ऐसा भी क्या हुआ जो आप ससुर जी पे इतना भड़क रही हैं? अरे बहू, तेरे ससुर को तो तू जानती ही है, बस बड़ी बड़ी बातें करना जानता है और खुद से होता कुछ भी नहीं है उससे। अब क्या कर दिया पापा जी ने? विमला को तो कहा ही है इसने कि जब भी मन करे आकर चाय पी लिया करो। अब वो आती ही होगी। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तो मैं एक कप चाय और लेके आऊं? हाँ बहू, ये कोई पूछने वाली बात है क्या? हाँ बहू, देख रही है इस बुड्ढे को? देख कैसे विमला के आते इसमें फुर्ती आ गई, स्वागत में कैसे खड़ा हो गया है और कह रहा है कि विमला के लिए चाय लेकर आओ। कभी इतने प्यार से मुझसे तो बात नहीं की जाती। तू अपने बुड्ढे के बारे में अच्छे से जानती है, फिर भी इसके बारे में इतना क्यों ही सोचती है? कह तो तू सही रही है। और बता क्या चल रहा है? इधर जानकी और विमला बातें कर ही रही होती हैं, तभी टीवी बंद हो जाता है और किशोर रिमोट को दूर फेंक कर कहता है, आज ही मैं 52 इंच का टीवी लेकर आता हूँ। हर वक्त ये खराब हो जाता है या बंद हो जाता है। जानकी अपने बूढ़े की ये हरकतें देख रही होती है और उसे भी गुस्सा आ रहा होता है। अब ये क्या किया आपने? रिमोट तोड़ दिया। अब ये याद रखना कि सारी जिंदगी टीवी अब तुम देख नहीं पाओगे।
माँ जी, अब आप शाम में सीरियल कैसे देखेंगी? वो तो तू अपने ससुर से ही पूछ। अभी भी कह रहा था कि 52 इंच का टीवी लेकर आएगा ये। क्या बात है, मेरा बुड्ढा तो कभी ना ला कर दे। चल फिर शाम में आती हूँ तेरा बड़ा सा बढ़िया टीवी देखने। अरे क्यों नहीं, टीवी देखने तो तुझे आना ही पड़ेगा ना। तू भी कैसी बातें करती है, हम सभी बैठकर टीवी देखेंगे। विमला के जाने के बाद किशोर की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि जानकी उसकी ही तरफ देख रही होती है। क्या हुआ, नया टीवी लेने नहीं जा रहे आप? मुझे पागल समझ रखा है ना तुमने? अरे कभी कभी मुंह से निकल जाता है। अरे गुस्से में तो इंसान कुछ भी बोल देता है। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि ये अपनी बड़ी बड़ी बातें करने की आदत छोड़ दिया करो। जितनी तुम्हारी हैसियत नहीं है ना, उससे ज्यादा तो तुम बकवास करते रहते हो। अब आएगी ना तुम्हारी वो विमला शाम को टीवी देखने के लिए, तो उसके सामने अपनी बेइज्जती मत करवा लेना। अरे जानकी, इस बार तुम संभाल लो। आगे से मैं ध्यान रखूंगा, अपनी जुबान को थोड़ा काबू में रखूंगा। नहीं, मैं कुछ नहीं संभालने वाली, और तब तक तो बिल्कुल नहीं संभालूंगी जब तक तुम अपनी हरकत नहीं छोड़ने वाले। तो अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? गलती मान तो रहा हूँ। अरे गलती हो गई, अब बच्चे की, अब मेरा मतलब है बुढ़े की जान लोगी। ठीक है, लेकिन इसकी सजा तो आपको मिलेगी ही। जाओ, आज रात का खाना आप ही बनाओगे। चल बहू, आज हम बाजार घूम कर आते हैं। वैसे भी आज हमारे पास तो कोई काम है ही नहीं, क्योंकि सारा काम जो ये करेंगे। लेकिन इस घर का इतना सारा काम मैं अकेला कैसे करूँगा, ये तो बता दो मुझे। देखो, तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है करता हूँ। अरे मेरी तो किस्मत फूट गई। किशोर को लोगों को देख बड़ी बड़ी बातें करने की पुरानी आदत थी, लेकिन जब वो होश में आता वो बातें बोलकर तो उसे पछतावा होता था। अब एक रोज किशोर विमला और जानकी के साथ बाजार जाता है। अरे आजकल बाजार में बहुत चोर घूमते हैं जानकी। कल ही रमा का फोन चोरी हुआ है इसी बाजार से। हाँ, ये तो है। ऐसे लोगों को चप्पल भिगो के मारना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 4 गुना ज्यादा मारना चाहिए, ताकि दोबारा चोरी ना करे। हाँ किशोर भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं। अरे बिमलू, ये क्या बोले जा रही हो? अरे मैं तुम्हारा भाई कब से हो गया? तुम मुझे भाई मत बोलो। अरे भाई साहब छोड़ो, अब तुम मुझे किशोर बोलो। और अगर प्यार से बोलना है तो किशोर बोल सकती हो। तुम्हें तो मुझे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं हो। अरे अब क्या हुआ? मैं तो पड़ोसन से बात ही कर रहा हूँ। अरे जानकी, ये सब छोड़ और देख कितनी सुंदर साड़ी है। अरे ये मेरा बुढ़ा कितना कंजूस है, ये तो तू भी जानती है ना। अरे तुम ना बहुत मजा किया हो। अरे मैं तुम्हें पूरी दुकान खरीद के दूं? इतना प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हें मेरे प्यार की कदर ही नहीं होती। अरे क्या बात है, मैं भी यही सुनना चाहती थी। चलो अब दुकान में, मुझे जो साड़ी पसंद आएगी वो मुझे चाहिए ही चाहिए। लेकिन अभी? हाँ अभी। विमला चल, तू भी मुझे साड़ी पसंद करवाने में मदद करवा दियो। हाँ, क्यों नहीं। अरे मेरी जुबान बंद क्यों नहीं रहती है, कुछ भी बोल देता हूँ। अब जानकी और विमला घंटों साड़ी के दुकान में बैठकर किशोर को अच्छा खासा फंसा देती हैं, और किशोर भी अपनी कही हुई बातों पर पछता रहा होता है। कितने का बिल आया है? ज्यादा नहीं, यही कोई 5000 का बिल है। मैं तो सोच रही हूँ 1-2 साड़ी और ले लूँ। अरे हाँ, मैं पसंद कर दूं क्या? वैसे आज तेरा बुढ़ा खर्च कर रहा है तो खरीदवा ले, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। नहीं, बस रहने भी दे, बेचारे का मुंह तर जाएगा। इतना कहने के बाद ही विमला, जानकी और किशोर अब घर की तरफ निकल पड़ते हैं, और घर आकर किशोर जानकी से कहता है, क्या जरूरत थी उस विमला के सामने मेरी जेब ढीली करवाने की? अरे क्या हुआ, ये तो बताओ। क्या बात है माँ जी, एक से बढ़ के एक साड़ी किसने दिलाई, वो भी इतनी अच्छी। ये आपके मायके से तो नहीं आई है कहीं? अरे इसके मायके वाले तो इसे पूछते नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ही दिला देता हूँ, इसलिए खरीद के दे दी। क्या बात है पापा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात कुछ भी नहीं है, ये तो बस तेरे ससुर के मुंह से निकल गई थी, फिर आज इन्हें दिलवाना ही पड़ा। क्या पापा जी, आप भी ना,
क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातों में फंस जाते हैं? लेकिन जब मैं अपनी जुबान पे कंट्रोल रखूंगा तो तुम लोगों की बातों में कैसे फंसूंगा? अब ऐसे ही समय बीतता है और किशोर अपनी बड़ी बड़ी बातें करने की आदत को कम करने में लगा हुआ था, लेकिन बेचारा अपनी आदतों से मजबूर था और वो अब की बार तो काफी बुरा फंस जाता है। अरे बहू, क्या बना है तूने? अरे इस बुढ़ापे में ये खाना खाऊंगा क्या? अरे ऐसा खाना तो मैंने माँ जी के कहने पे ही बनाया है। हाँ तो तू क्या चाहती है? ये खाना खाकर मैं मर जाऊं? मैं ये बिल्कुल नहीं खाऊंगा। लेकिन आपको हो क्या गया है? अरे नहीं नहीं बहू, अब मुझसे ये खाना नहीं खाया जाएगा। मैं अभी कुछ ऑर्डर करता हूँ और तुम लोगों को कुछ खाना हो तो बता दो किसको क्या खाना है, सब मंगा दूंगा और तुम लोगों को भी पता चल जाएगा कि खाना किसे कहते हैं। अच्छा तो ठीक है, मेरे लिए शाही पनीर, नान, पुलाव, दाल मखनी, पनीर टिक्का, बर्गर भी चलेगा। अरे अरे, इतना कुछ अकेले खाओगी क्या? ये मेरे अकेले का थोड़ी है। माँ जी, अरे ओ माँ जी, जल्दी आओ, पापा जी खाना मंगवा रहे हैं। अच्छा तो ऐसा करते हैं, मेरे लिए पिज्जा, बर्गर, गुलाब जामुन, रसमलाई और जो बहू ने मंगवाया है वो भी 2-2 प्लेट मंगवा लो बस। ज्यादा नहीं खा पाऊंगी क्योंकि आजकल मैं डाइटिंग पे हूँ ना। अरे तुम लोग तो मेरी जेब को ढीली करने में लगे रहते हो। हमने तो नहीं कहा कि हमें बाहर से खाना मंगवाना है, आपने ही कहा है कि आपको बाहर से खाना मंगवाना है, तो हम तो बस आपका साथ दे रहे हैं ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये आखिरी बार मैं फंसा हूँ, आगे से ध्यान रखूंगा। जल्दी मंगवा लीजिए, तब तक ना मैं कुछ काम कर लेती हूँ। किशोर का अब जब ऑर्डर आता है तो उसकी हालत खस्ती हो जाती है क्योंकि खाने का बिल 5,000 से ज्यादा का था। ये देख किशोर भी अपना सर पीट लेता है और तो और उस दिन के बाद से वो अपनी जुबान बंद रखने का फैसला करता है। अरे माँ जी, खाना खाकर तो मजा ही आ गया। क्या बात है पापा जी, आपका खाना नापसंद आने की वजह से हमें इतना अच्छा खाना खाने को मिला है। वैसे खाना तो अच्छा है लेकिन इनकी तबीयत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही मुझे। अरे कोई बात नहीं, पापा जी तो बाहर का ही खाना खाना चाहते थे। पापा जी मजा आ गया ना, बस और क्या ही बताऊं। अरे बस ही करो, अरे बहुत हो गई तारीफ, अब मुझसे सही नहीं जाएगी। अगर ज्यादा बोलोगे तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं ही बोलकर फंस जाता हूँ। किशोर जब 2-3 बार अपनी ही बातों में फंसता है तो उसका दिमाग ठंडा हो जाता है और वो भूलकर भी ऐसी गलतियां नहीं करता। गगनपुर नाम के गांव में हरिया नाम का एक आदमी सर पर चारे की गठरी रख के अपने घर पर लौट रहा था। तभी थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बोलता है, आखिर कब तक मैं ऐसे ही लोगों के पशुओं के लिए चारा लाकर अपना घर चलाऊंगा? अब तो मुझे इस काम के अच्छे पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से ये गरीबी। भगवान कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे मैं अपनी गरीबी मिटा सकूं, या फिर मुझे और मेरी पत्नी को अपने पास ही बुला लो। इतना कहकर हरिया वापस से अपनी गठरी उठाकर चलने लगता है। तो वहीं कहीं उसकी सारी बातें पेड़ पर बैठे हुए छगन और मगन नाम के दो चोर सुन लेते हैं और आपस में बोलते हैं, भाई ये आदमी तो बड़ा दुखी लग रहा था, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तू सही कह रहा है छगन, वैसे बुद्धिमान चोर तो है हम और हमेशा हम लोगों की मदद करते हैं, उनके लिए चोरी करते हैं, तो भला इस भले इंसान की मदद ना करे, अच्छा तो ही लगता है। इतना कहकर छगन मगन दोनों पेड़ के नीचे उतर जाते हैं, जिसके बाद दोनों दबे पांव हरिया का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते हरिया के घर तक पहुंच जाते हैं, जहां देखते ही हरिया का घर एकदम टूटा फूटा और कच्चा है। घर में खाने को राशन तक नहीं है और वहीं उसकी बीवी शिल्पा भी फटेहाल कपड़ों में भूखी प्यासी बेचारी घर के छोटे मोटे कामों में लगी हुई है। ये सब देखकर छगन मगन आपस में बोलते हैं, भाई इसका हाल तो बहुत बुरा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हम तो दोनों बुद्धिमान चोर हैं और अपना दिमाग लगाकर इसकी मदद तो कर ही सकते हैं। तू सही कह रहा है भाई, हमें इनकी मदद तो जरूर करनी चाहिए। देख बेचारी कितने गरीब है और उस आदमी को देखो कितना लाचार हो चुका है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, भगवान से दुआ कर रहा है उससे और उसकी पत्नी को मौत आ जाए। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे इनकी हालत सुधर जाए? छगन और मगन आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर गांव के जमींदार की बीवी आ जाती है और गुस्से में बोलती है, क्यों रे हरिया, तुझे मैंने बोला था ना कि मेरे घर आकर मेरे पशु नहलाकर उन्हें साफ सुथरा कर देना और फिर उन्हें चारा भी डाल देना, तू आया क्यों नहीं? इतना बड़ा आदमी हो गया है क्या तू? मालकिन, आपने मेरे पिछले पैसे भी नहीं दिए हैं और आप हर बार मुझसे काम करवा लेती हैं
और 1 रुपया तक नहीं देती हैं, इसलिए मैं नहीं आया। पहले आप मुझे मेरे पहले वाले पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने घर में थोड़ा खाने का राशन ला सकूं। अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगा और तेरी इतनी औकात है कि तू मेरे सामने ठीक से खड़ा भी हो सके? अरे जा, नहीं देती तेरे पैसे, पता क्या कर लेगा तू? अरे तू नहीं तो किसी और से करवा लूंगी मैं काम। इतना कहकर जमींदारन वहाँ से चली जाती है। दूर से छगन मगन छुप कर ये सारा नजारा देख रहे होते हैं। तो वहीं हरिया की आंखों में दुख के आंसू आने लगते हैं। जिसके बाद छगन और मगन जमींदार के यहाँ जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि जमींदारन अपनी पति से घर के नौकरों को देने के लिए पैसे ले रही थी, पर उनको पैसे दे नहीं रही थी। ये तो बहुत गलत बात है। ये औरत दूसरों के हक का पैसा अपने पास रख रही है और इस औरत को सबक सिखाना तो पड़ेगा ही। और गलत करने का नतीजा तो गलत ही होता है, इसे भी तो पता चले ताकि आगे से कभी कुछ गलत करने की ये सोचे भी ना। हाँ, तुझे पता है ना हम दोनों को क्या करना है। तो चलो काम को अंजाम देने के लिए सारा बंदोबस्त करते हैं। इतना कहकर छगन और मगन वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद रात के समय दोनों बहुत ही खुफिया तरीके से जमींदार के घर का मुआयना करते हैं और अच्छे से सारी जानकारी लेने के बाद छगन और मगन वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिन बाद जमींदार किसी काम से शहर जाता है। उसी रात छगन और मगन अपने मुंह पर नकली दाढ़ी मूछ लगाकर डाकू जैसे रूप बना लेते हैं और जमींदार के घर में घुस जाते हैं। जिसके बाद वो जमींदारन के कमरे में जाते हैं और एक नकली चाबी से अलमारी खोलते हैं। हरिया के काम के सारे पैसे और छगन मगन जमींदार की अलमारी से चुरा लेते हैं और बिना किसी आवाज के दोनों घर से निकल जाते हैं। जिसके बाद हरिया के हिस्से के पैसे उनके घर के दरवाजे पर रख देते हैं और एक खत भी उनके साथ रख देते हैं। अगली सुबह जैसे ही हरिया अपने घर के बाहर पैसे और खत देखता है, वो हैरानी से बोलता है, हे भगवान, यह चमत्कार कौन कर गया? इतने सारे पैसे कौन रख गया? यह खत, इसमें क्या लिखा हुआ है? यह पैसे हम आपकी मदद के लिए रख रहे हैं। इन पैसों पर आप ही का हक है। हम आपके शुभचिंतक हैं। खत पढ़कर हरिया जल्दी से पैसे लेकर अंदर जाता है और शिल्पा को दिखाता है। जिस पर शिल्पा बोलती है, सुनो जी, कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारे साथ मजाक कर रहा हो? और ये पैसे किसके हैं, कहाँ से आए हैं? हमें तो नहीं पता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर चोरी करके इसे हमारे द्वारे पर छोड़ गया हो और बाद में हम इन पैसों के चक्कर में फंस जाए। पहले ही गरीबी से हमारी आधी जिंदगी ऐसे गुजर गई है, बाकी की जिंदगी हम जेल में नहीं बिताना चाहते। आप इन पैसों को जहाँ से लेकर आए हो वहीं पर वापस रख दो। हमें इतने पैसों का कुछ नहीं करना। अपनी बीवी की बात सुनकर हरिया उसकी बात से राजी हो जाता है और उन पैसों को खत समेत वापस से अपने द्वार पर रख देता है। छगन और मगन ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाते हैं और दोनों वहाँ से पैसे उठा लेते हैं। जिसके अगले दिन छगन और मगन उन पैसों से राशन और जरूरत का सामान खरीदकर सुबह होने से पहले ही हरिया के दरवाजे पर रख देते हैं। हरिया सुबह जैसे उठकर अपने दरवाजे पर पहुँचता है तो वहाँ पर राशन और जरूरत का सामान रखे हुए देखता है। तभी हरिया खुद से बोलता है, अरे आखिर ये सब क्या हो रहा है? कभी कोई पैसे रख के चला जाता है तो कभी कोई सामान रख के चला जाता है। कहीं कोई मेरे साथ यहाँ पर कोई मजाक तो नहीं कर रहा? अगर कोई यहाँ पर है तो मेरी आवाज़ सुन रहा है तो कृपया करके मेरे सामने आ जाए। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हरिया की बात सुनकर छगन और मगन सामने आ जाते हैं और उन दोनों को देखकर हरिया बोलता है, आप कौन है? क्या आप ही सब कुछ कर रहे हैं? हम दोनों भाई है और चोर भी। यानी कि यह सब कुछ आप चोरी का लेकर आए हैं? राम राम राम, मेरी बीवी सही कह रही थी। अच्छा हुआ जो मैंने इस सामान को हाथ नहीं लगाया, नहीं तो मेरी तो जिंदगी जेल में चक्की पीसते हुए निकल जाती। नहीं हरिया, तुम जो सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। चोरी हम करते हैं लेकिन सिर्फ अच्छी चीजों के लिए। चोरी तो चोरी होती है, चोरी में भी अच्छा या फिर बुरा थोड़ी ना होता है कुछ। हरिया, पहले हमारी बात सुनो और पहले ना तुम घर के भीतर चलो। यहाँ खड़े होकर बात करना सही नहीं होगा। छगन मगन सामान उठाकर हरिया के घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर छगन बोलता है, रिया, हम दोनों अच्छे चोर हैं। हम लोगों के भले के बारे में सोचते हैं। हम चोरी करते हैं लेकिन लोगों के लिए करते हैं। उस जमींदारन ने तुम्हारा हक मार लिया था तो हमने उसके पास चोरी की और तुम्हारा हक का पैसा तुम्हें लाकर दे दिया। और जब तुमने पैसे नहीं लिए तो हम तुम्हारी जरूरत का सामान ले आए। पर चोरी करना तो गलत बात है ना। भले ही आपका चोरी करने की नीयत सही है लेकिन आप चोरी तो कर ही रहे हो ना। और भाई चोरी तो चोरी ही होती है। तुम चिंता मत करो, अगर किसी चोरी से किसी का भला होता है तो वो चोरी चोरी नहीं होती है। अब तुम्हारी मदद तो हमने कर दी,
अब उस जमींदारन का सच सबके सामने लाना होगा। हम जैसा तुम्हें कह रहे हैं तुम वैसा ही करना। इतना बोलकर छगन और मगन हरिया को सब कुछ समझाते हैं, जिसके बाद हरिया जब जमींदार और जमींदारन के साथ बैठा होता है तब वहाँ जाता है और बोलता है, मालकिन मेरे पैसे दे दीजिए, मेरे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। अरे हरिया, तुम्हें तुम्हारे पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, पर मैं तो बहुत ही पहले तुम्हारी सारी रकम अपनी बीवी को दे चुका हूँ। क्या उन्होंने तुम्हें अभी तक कोई पैसा नहीं दिया? तुम चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? हरिया के जमींदार के पैसे सामने मांगने पर जमींदारन की बीवी का सच भी बाहर आ जाता है। इसके बाद बाकी के सभी लोगों के पैसे भी जमींदार खुद अपनी बीवी के हाथों से दिलवा देता है और इस तरह छगन मगन चोरों की बुद्धिमानी से हरिया के साथ साथ सभी का जीवन भी सुधर जाता है। साधना अपनी बड़ी बहू मेघना को अपने कमरे में बुलाकर बोलती है, बहू, तू मुझे इस जन्म में तू दादी का सुख देगी या मैं ऐसे ही परलोक चली जाऊं? माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरे हाथ में थोड़ी है ये सब। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं जरूर आपको दादी बना देती, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसी की चल नहीं पाती जो हमारी चले। भगवान की मर्जी नहीं, ये तो मेरे ही फूटे कर्म है जो तू मेरी बहू बनकर इस घर में आई है। बहू, तुझे खुद को देखकर ही शर्म नहीं आती क्या? तू माँ नहीं बन पा रही है और फिर भी तू खुश है। माँ जी, अगर मैं अपना दर्द दिखा नहीं रही हूँ, उसे छुपा रही हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं खुश हूँ। माँ जी, दुख सबको होता है, लेकिन दुख को बार बार जताने से बस बढ़ता ही है। हाँ हाँ, बच्चा तो हो नहीं रहा है तुझसे, तो ये सब बातें बोलकर ही खुद को तसल्ली दे रही है। चल मेरे लिए चाय बना कर ला, किसी काम की नहीं है तू। साधना अपनी बड़ी बहू को हर वक्त कोसती रहती। ऐसा कोई मौका वो नहीं छोड़ती जब वो अपनी बहू को नीचा दिखा सके। कुछ दिनों बाद साधना सोफे पर बैठी चाय पी रही थी, तभी उसकी पड़ोसन विमला आती है और वो साधना से कहती है, और साधना, क्या बात है, आजकल मोहल्ले में कम नजर आ रही है? क्या करूँ मैं, बहू ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मुझे दादी बनना था, लेकिन शादी को 5 साल हो गए और अब तक इसने वो खुशी मुझे दी नहीं है। अरे तो क्यों तू इस बांझ को अपने घर में रख रही है? तेरा बेटा अभी जवान है, अच्छा काम करता है, इसका तलाक करवा दे और फिर किसी अच्छी लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दियो। नहीं विमला, दूसरी शादी भी तो नहीं करवा सकती ना मैं। क्यों भाई, दूसरी शादी क्यों नहीं करवा सकती तू? मैं लड़की देखती हूँ कोई। अरे नहीं, बात लड़की की नहीं है, बात यहाँ बहू की है। अरे वो इतने अमीर घर से है, मेघना के मायके वाले हर महीना काफी पैसे भेजते हैं। हमारे पास आज जो भी है ना, वो मेघना के घर वालों का ही दिया गया है। अरे रे, ये तो तेरे लिए बड़ी बड़ी मुश्किल हो गई है। कोई बात नहीं साधना, तू एक काम कर दे, अपने बेटे की ना सही लेकिन छोटे बेटे की शादी तो कर दे। मेरी नजर में एक लड़की है, गरीब घर से है लेकिन सुंदर भी बहुत है। अमीर घर की बहू को तो देख लिया तूने, अब एक गरीब घर की बहू को भी देख ले। सही कह रही है तू। मेरा बेटा रोहन आज घर पर आए, उससे शादी के बारे में बात करूंगी और जो कुछ भी होगा वो सब मैं तुझे जरूर बताऊंगी। फिर देखते हैं कि क्या करना है शादी। साधना अपने छोटे बेटे पर शादी का दबाव बनाती है, जिससे रोहन भी शादी के लिए मान जाता है और कुछ ही दिनों बाद साधना अपने बेटे रोहन की शादी भावना नाम की लड़की से करवा देती है। भावना के आने के बाद भी मेघना सारा काम करती, घर में सबकी सेवा करती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और अब भावना माँ बनने वाली थी। ये खुशखबरी सुनकर साधना बहुत खुश थी और वो भावना की नजर उतारती है। तू इस घर को चिराग देने जा रही है, भगवान तुझे हर बुरी नजर से बचाए, कोई बुरी बला तेरे आसपास भी न भटके, तेरा बच्चा खूब स्वस्थ और सुंदर पैदा हो। दादी बनने की आपकी खुशी तो अलग ही चमक रही है माँ जी, आपके चेहरे का नूर तो बहुत है। बहू, हर किसी को असल से ज्यादा सूत ही प्यारा होता है। मुझे भी ये सूत बहुत प्यारा है। मेरी बहुत इच्छा थी दादी बनने की, लेकिन ये मेघना तो मुझे दादी बनने का सुख दे ही नहीं पाई। माँ जी तो क्या हुआ अगर दीदी नहीं दे पाई, दादी तो आप अभी भी बनने वाली हो ना। हाँ, तभी तो मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ। अच्छा ये सब छोड़ मेघना, अब तुझे भावना का बहुत ख्याल रखना है। उसे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और हाँ, ये ध्यान रखियो कि तू मेरी लाडली बहू को हर रोज दूध में केसर जरूर देगी। केसर से बच्चा गोरा पैदा होता है। जी माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं भावना का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मेघना ही अब साधना की जिम्मेदारी उठा रही थी। मेघना भी काफी खुश थी क्योंकि भावना का बच्चा होने के बाद वो उसे खिला पाएगी। कुछ दिनों बाद
मेघना का झूठा भावना खाती है और साधना देख लेती है। ये क्या हो रहा है? भावना बहू को तो अपना झूठा क्यों खिला रही है? खुद तो माँ बन नहीं सकती और अपना झूठा खिलाकर इसके बच्चे को भी नुकसान पहुँचाना चाहती है। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं क्यों नुकसान पहुँचाना चाहूँगी? मैं तो खुश हूँ कि भावना माँ बनने वाली है। हमारे घर में अब जल्द ही बच्चा आएगा। मुझे तेरी काली करतूत अच्छे से पता है। ज्यादा चालाक मत बन। मन ही मन तू जल रही है ना मेरी बहू से कि वो आखिर माँ कैसे बन गई, और बस इसीलिए ही तू उसको नुकसान पहुँचाना चाहती है। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? दीदी आखिर ऐसा करेंगी क्यों? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। बहू, मुझे अच्छे से पता है कि इस मेघना के क्या इरादे हैं। तू अब मेरी छोटी बहू से दूर ही रह। साधना मेघना को बहुत खरी खोटी सुनाती है। ये सब भावना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और अब जब तक भावना गर्भवती थी तब तक मेघना उसके पास नहीं जाती और ना ही अपने हाथ का बना हुआ खाना उसे देती। ऐसे ही कई महीने निकल जाते हैं। भावना की डिलीवरी का समय भी आ जाता है। भावना एक प्यारी सी लड़की को जन्म देती है। छोटी बहू के पहला बच्चा आने के बाद तो घर में खुशी ही खुशी आ गई थी। मेघना भावना की बेटी को बहुत प्यार करती, हमेशा उसे खिलाती रहती। एक दिन भावना नहाने जा रही होती है तो वो मेघना से कहती है, दीदी जरा आप इसे संभाल लोगी, बहुत रो रही है, मुझे नहाने जाना है। क्या हुआ? तुमने इसे दूध नहीं पिलाया क्या? भूखी होगी तभी रो रही है शायद। ये सब मुझे नहीं पता। आज माँ जी मुझे शॉपिंग पे लेकर जा रही हैं, तो मुझे तैयार होना है। मैं अभी इसे संभाल नहीं सकती, इसलिए तब तक आप इसे संभाल लो। ठीक है। मेघना ही भावना के बच्चों को संभाल रही थी और भावना अब अमीरी वाली जिंदगी जी रही थी। कुछ दिनों बाद अचानक से मेघना को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। मेघना को डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए लेकर जाया जाता है और तब पता चलता है कि मेघना माँ बनने वाली है। हाय, मुझे नहीं पता था कि मेघना भी कभी माँ बन सकती है, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ही ली। अब तक मैं अपनी छोटी बहू की बेटी को संभाल रही थी, अब बड़ी बहू का भी बच्चा आएगा। दीदी, आप अपने बच्चे को पाकर मेरी बेटी को मत खो देना। मेरी बेटी सबसे ज्यादा आपको प्यार करती है। ये तुम कैसी बात कर रही हो भावना? जब से तुम्हारी बेटी आई है, उसका जन्म हुआ है, तब से ही तो भगवान ने मेरे ऊपर अपना हाथ रखा है। कहने को तो मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बात ये भी सच है कि माँ नहीं बन पा रही थी मैं, और यही मेरी सबसे बड़ी कमी थी। बहू, अब तू ऐसी अशुभ बातें मत कर। इतना शुभ दिन है, सब अच्छा हो रहा है। अब ऐसी बात करके खुद को दुखी मत कर, और बच्चे के लिए भी यही अच्छा है कि उसकी माँ बस खुशी रहे। बिल्कुल सही कहा माँ जी। अच्छा दीदी, आप न जरा गुड़िया को संभाल लो, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। मेरे पास कोई साड़ी नहीं है पहनने को। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँ। जिसको जो करना है वो कर सकता है। और बहू, तू मुझसे पैसे भी ले लियो, जो मन करे वो खरीद लियो। साधना काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि अब उसकी बड़ी बहू का भी पहला बच्चा आने वाला था। लेकिन अभी मेघना हर वक्त भावना की बेटी को ही संभालती रहती। ऐसे एक दिन मेघना को चक्कर आ जाता है और उसके हाथ में भावना की बेटी भी थी। उसके हाथ से वो छूट जाती है। सब लोग मेघना को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। भावना की बेटी ठीक थी, लेकिन मेघना की हालत काफी ज्यादा गंभीर थी। डॉक्टर बताते हैं कि मेघना का अबॉर्शन हो गया है और पेट में ही उसका बच्चा खत्म हो गया है। ये बात साधना को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो भावना को लेकर मेघा के पास जाती है जहाँ मेघना लेटी थी। आज तेरी वजह से मेरी बड़ी बहू का पहला बच्चा गिर गया। तूने अपनी सारी जिम्मेदारी मेरी बड़ी बहू को सौंप दी थी, यहाँ तक कि अपनी बेटी भी। इसने तेरा कितना ध्यान रखा, ये नहीं सोचा तूने। माँ जी, मुझे माफ कर दो। जिस हालात में मुझे दीदी का ख्याल रखना चाहिए था, उस समय मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दीदी, आप अपनी कोख को खाली मत समझो, मेरी गुड़िया आपकी ही बेटी है अब। साधना को भी अपनी बड़ी बहू की कद्र होती है और भावना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। निधि अपनी सास उमा और पति दीपक के साथ रहती थी। निधि का पति दीपक काफी ज्यादा शराब पीता था। ऐसे ही एक रात काफी देर में दीपक शराब के नशे में धुत घर आता है और दरवाजे पे ही चिल्लाने लगता है, ए कहाँ है तू? चल यहाँ, तेरी वजह से मेरे यार ये हालत हो गई है। कहाँ है? जल्दी आ। दीपक की आवाज सुनकर वहाँ निधि जाती है और अपने पति को नशे में देखकर निधि उसे घर के अंदर लेकर आती है। दीपक निधि को जोर से एक थप्पड़ मारता है। चल हट यहाँ से। जब से तू मेरी जिंदगी में आई है ना साला, जिंदगी ही बर्बाद हो गई। तू मेरी जिंदगी की ना सबसे बड़ी पनौती है। तू मर क्यों नहीं जाती है? एक काम कर ना, तू जाके कहीं मर जा।
उस दिन हम सबको बहुत खुशी होगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? और आपको कितनी बार मना किया है कि आप पीकर मत आया करिए। आपकी तबीयत खराब हो रही है पीने की वजह से। कभी तो मेरी बात मान लीजिए। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं ताकि यहाँ आकर बैठ सके, तुम्हें देखने के बाद तुम्हें बर्दाश्त कर सके। अब मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। मेरे अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं तेरी बात सुनूं। और तू मुझे सिखाने वाली कौन होती है? तेरा पति मैं हूँ, तो तू मेरी सुनेगी, ना कि मैं तेरी। दीपक नशे में ही निधि पर हाथ उठाए जा रहा था बार बार। तभी निधि की सास उमा आती है और निधि को रोता हुआ देखकर निधि से कहती है, अब ये क्या मगरमच्छ के आंसू दिखा रही है? मेरे बेटे को अपने जाल में जब फंसाया था तब याद नहीं आया, अब यहाँ रो रही है। ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। माँ जी, इन सब में मेरी क्या गलती है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। क्या कह रही है तू? तूने कुछ नहीं किया? अरे अच्छा खासा था मेरा बेटा, कभी शराब को हाथ नहीं लगाया उसने। लेकिन तू जब से उसकी जिंदगी में आई है, जिंदगी में ही ग्रहण लगा दिया। अब देख उसकी क्या हालत हो गई है। माँ जी, अगर आपको ये लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। लेकिन सच में मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा कि दीपक की ये हालत हो। सब कुछ बर्बाद करके बोल रही है कि ऐसा नहीं चाहती थी। मुझे तो तू शुरू से ही पसंद नहीं थी। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि तू मेरे घर की बहू बने। मेरे बेटे ने जिद कर ली और तुझसे शादी कर ली। बेचारे को यही अंजाम मिला तुझसे शादी करने का। कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती तू? निधि अपने पति और सास से काफी ज्यादा खरी खोटी सुनती थी और सुनकर रोने लग जाती थी, क्योंकि निधि कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर उसने अपनी पसंद से शादी जो की थी, इसलिए वो अब चुपचाप सब कुछ सह रही थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। दीपक अब इतना पीने लग जाता है कि नौकरी तक छोड़ देता है। ये देखकर निधि और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब तो दीपक ने काम भी छोड़ दिया है। घर का राशन पानी भी खत्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? आप दीपक से बात करिए ना। दीपक आपकी बात को कभी नहीं टालेगा। उन्हें कहिए ना नौकरी करने को। मेरे बेटे ने नौकरी छोड़ दी? तेरे मुंह से एक बार ये नहीं निकला कि क्यों छोड़ी? कोई परेशानी तो नहीं? लेकिन नहीं, तुझे तो अपने ऐशो आराम की ही पड़ी है ना। कैसी बेशरम लड़की है तू। माँ जी, मैं उनके भले के लिए ही बोल रही हूँ। अगर वो काम करेंगे तो उनका मन यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा और शायद वो पीना भी छोड़ दे। आप बात करो ना माँ जी। मेरे बेटे का अगर मन करेगा तो वो काम करेगा और नहीं मन करेगा तो वो नहीं करेगा। इसमें तू बीच में मत बोल। और रही बात काम करने की, तो तू घर पर ही पड़ी रहती है। तू क्यों नहीं काम कर लेती? तू भी तो मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है ना। खुद को बहू मानती है ना इस घर की, तो बहू होने का फर्ज निभा अच्छे से। निधि घर के हालातों को लेकर काफी परेशान हो गई थी। एक दिन वो उदास घर में अकेली थी। तभी उमा की पड़ोसन विमला वहाँ आती है और निधि को उदास देखकर कहती है, अरे निधि बहू, क्या हुआ तुझे? तू इतनी उदास क्यों लग रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? आंटी जी, आपको तो पता है मैंने और दीपक ने अपनी मर्जी से शादी की है। लेकिन शादी को लेकर माँ जी बस मुझे ही ताने देती रहती हैं। दीपक ने काम भी छोड़ दिया है। अब घर का खर्चा चलाना तक मुश्किल हो गया है। बहू, ये सब तो मैं शुरू से ही देखते हुए आ रही हूँ। तेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन तुझे ही अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी। तू इतनी पढ़ी लिखी है, खाना भी अच्छा बनाना जानती है, तू ही कुछ कर अब। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ आंटी? शादी के बाद तो मैंने कोई बाहर का काम भी नहीं किया है। तुझे याद है एक बार तूने मेरे बेटे के जन्मदिन पर तंदूरी मोमोज बनाए थे? वो सबको बहुत अच्छे लगे थे। तू अपना तंदूरी मोमोज का काम शुरू कर सकती है। निधि विमला की बात मानती है और अब तंदूरी मोमोज का बिजनेस शुरू करती है। निधि काफी मेहनत करती है। लोगों को उसके तंदूरी मोमोज भी काफी पसंद आ रही थी। लेकिन अब भी निधि के घर वालों का व्यवहार पहले की तरह था। एक रात निधि काफी लेट घर आती है, जिस पर उसकी सास गुस्सा करते हुए कहती है, बहू, ये कोई टाइम होता है क्या घर आने का? तेरे कुछ ज्यादा ही पंख निकल गए अब। माँ जी, अभी भी मोमोज बच रहे थे और ग्राहक भी आ रहे थे। ऐसे में मैं कैसे अपना ठेला लेकर घर आ जाती? अब देखो, सारे मोमोज भी खत्म हो चुके हैं। आपको पता है माँ जी, सबको मेरे बनाए हुए मोमोज बहुत पसंद आते हैं। लोग मेरी बहुत तारीफ भी करते हैं।
मैंने तेरी तारीफ नहीं पूछी, बल्कि घर देर से आने का कारण पूछा है। हम तुझे कुछ कहते नहीं है, बाहर जाकर काम करने के लिए भी बोल दिया है, लेकिन तू तो गुलछर्रे उड़ाने लग गई है। रात में इतनी देर से घर आने लग गई है। बता, किस लड़के के साथ तू आशिकी लड़ा रही थी? माँ जी बस करो, अरे हद होती है। मैं पूरे दिन वहाँ मोमोज बेचती हूँ, मेहनत करती हूँ। कभी आपने मेरी मेहनत को नहीं देखा, लेकिन आज जरा मैं देर से घर आ गई तो आप मेरे चरित्र पर सवाल उठा रही हो। तूने कोई फूल माला पहनाने वाले तो काम किए नहीं है जो मैं तेरी तारीफ करूं। काली करतूतें करेगी तो यही कहूंगी ना मैं। माँ जी शायद आप भूल रही हो कि इस घर का खर्चा मैं ही चला रही हूँ, वो भी तंदूरी मोमोज के बिजनेस से। अगर मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगी तो आपको ही यही दिक्कत होगी। बिजनेस? क्या तू अंबानी लग रही है? अरे एक ठेला चलाती है, ठेला को बिजनेस कब से बोलने लग गए? माँ जी उस ठेले से ही आपका पेट भर रहा है। आपके निकम्मे बेटे को 2 वक्त की रोटी मिल रही है। अगर आप चाहती हो कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर में बैठ जाऊं तो ठीक है, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। निधि अपनी सास को जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। उमा भी अब कुछ नहीं बोलती। वक्त के साथ साथ निधि भी अब तरक्की कर रही थी, लेकिन निधि को ऐसे आगे बढ़ता हुआ देखकर ना तो दीपक ठीक से खुश रह पा रहा था और न ही उसकी सास। माँ, इस निधि का बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरी बातों को उल्टा जवाब देने लग गई है। इसका ना बहुत हो गया है। वही तो मैं भी कब से सोच रही हूँ कि इसकी जुबान जो अब कैंची की तरह चलने लगी है, उसका क्या करूँ। और अब तो ये धमकियाँ भी देने लग गई है कि ठेला बंद कर दूंगी, फिर खाने को नहीं मिलेगा। बात तो उसने सही कही है माँ। अगर उसने काम छोड़ दिया तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो काम भी ना छोड़े और हमारे आगे झुक के भी रहे। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं, लेकिन निधि अब अपने बिजनेस को नीचे नहीं गिरने दे रही थी। फिर माँ बेटा बहुत तंग हो जाते हैं। निधि शाम के समय जैसे ही घर में पैर रखती है कि तभी दीपक निधि को एक जोर से थप्पड़ लगाता है। बहुत पर निकल आई ना तेरे। अब तू मुझे उल्टा जवाब देने लग गई है। बस बहुत हो गया। मुझे लगा था कि आप लोग सुधर जाओगे। मैं इतना सब कर रही हूँ वो तो दिखेगा ही, लेकिन मैं गलत थी। आप लोग कभी नहीं सुधर सकते। तूने मेरी माँ को नीचे गिराया, आज तू मेरे हाथ से बचेगी नहीं। अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा है, तो तुम होते कौन हो मुझ पर हाथ उठाने वाले? मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। आज से हमारे सारे रिश्ते खत्म। निधि अपनी सास और दीपक के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर देती है और फिर अपना तंदूरी मोमोज की बिजनेस पर भी अच्छे से ध्यान देना शुरू कर देती है और खूब तरक्की करती है।